बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स, और कोर्स जो है हमारा वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो एक बात आप ये जहन में रख लें, बड़ी कॉमन सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करनी हो, डेवलप करनी हो, बनानी हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पहले से हमें पता होनी चाहिए। जैसे अभी साथ वाले रूम से आवाज आ रही थी, लाइब्रेरी में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो चाहे काम छोटा हो या ज्यादा हो, किसी भी लेवल की कंस्ट्रक्शन हो, डेवलपमेंट हो, पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कि हमने क्या करना है, क्यों करना है, पर्पस क्या है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की जाती है। ठीक है, तो जब हमने मोबाइल एप्लीकेशन भी कोई बनानी है तो उसकी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, हम क्यों बना रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या क्या होंगी, उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, उसके यूजर्स कौन कौन से हैं, ताकि हमें ये पता चले कि फलां फलां बंदे ने, फलां फलां ग्रुप्स ने इसको यूज करना है, तो उनकी क्या पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रिक्वायरमेंट होती क्या है। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट है क्या। रिक्वायरमेंट्स आर अबाउट व्हाट, नॉट अबाउट हाउ। रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि करना क्या है, इससे मुराद ये नहीं है करना कैसे है। ठीक है, जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं, जो भी हमने काम करना है, अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, तो हम उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं, उस वक्त हमने ये बॉदर नहीं करना, ये टेंशन नहीं लेनी कि ये होगा कैसे, वो बात की बात है। पहले ये देखें कि जो हमारी डोमेन है, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें ये पॉसिबिलिटी है और करना क्या है, बस पहले ये देखना है। कैसे है वो बाद में देखेंगे। Requirements are the descriptions of the services provided by a system and its operational constraints। तो हमारे सिस्टम ने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, रिक्वायरमेंट्स उसकी डिस्क्रिप्शन होती हैं। सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट कहलाती है, और हर सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है उसके कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट भी होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है, अभी देखें वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है, ड्रेसेस अभी भी हम सब ने पहने हुए, लेकिन 2 माह के बाद ये वाले ड्रेसेस नहीं चलेंगे, कोई ना कोई कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। क्या ड्रेस हो कौन सा जो कि सर्दी को भी रोके, ये कंस्ट्रेंट है। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सिस्टम की सर्विसेज हैं, वो सम अंडर कंस्ट्रेंट्स ऑपरेट कर रही होती हैं, किसी ना किसी कंस्ट्रेंट कहते हैं लिमिटेशंस को, बाउंड्स को, बाउंड्रीज को। रिक्वायरमेंट्स जरूरी क्यों हैं, वाई रिक्वायरमेंट्स। एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स क्या है, हेल्प्स अवॉइडिंग कंफ्यूजन, हेल्प्स मिनिमाइजिंग द चेंजेस। अच्छा, यहां पर सिर्फ रिक्वायरमेंट्स की बात नहीं की गई, कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स की बात की गई है। कंप्लीट इन एवरी एस्पेक्ट, मुकम्मल भी हो, कोई रिक्वायरमेंट डेफिशिएंट भी ना हो, और उसमें कोई कंट्राडिक्शन भी ना हो। इसका फायदा क्या होता है, क्यों हम गैदर करते हैं रिक्वायरमेंट्स। एक तो ये कंफ्यूजन से बचाती है, क्लैरिटी आ जाती है, हमें पता चलता है कि हमने करना क्या है। और दूसरा क्या है, चेंजेस जो फ्यूचर में आ सकती थी वो मिनिमाइज हो जाती हैं, क्योंकि चेंजेस जब आती हैं तो चेंज की कुछ कॉस्ट भी होती है। ठीक है, चेंज की कुछ कॉस्ट भी है। फर्ज करिए साथ अभी वो लाइब्रेरी में वर्क हो रहा है, एक कोई रैक बन जाए, रैक बनने के बाद कहा जाए इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था, बनाना था, तो क्या उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। वो जो पहले बनाया रैक, उस पर टाइम लगा होगा, उस पर कुछ मटेरियल लगा होगा, वो मटेरियल भी वेस्ट, जो टाइम लगा था वो भी वेस्ट। तो चेंज की कुछ कॉस्ट होती है। चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स आर एक्सपेंसिव
अब ये एक रिसर्च है पुरानी, जिसकी बेस पे मैंने ये कुछ फैक्ट्स लिखे हैं कि चेंजेस क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए और इसकी कॉस्ट, इसका एक्सपेंस क्या आता है। 3 times as much during the design phase। अगर डिजाइन फेज में कोई चेंज आ जाए, चूंकि आपको मैंने आपसे डिस्कस किया था शायद पिछले लेक्चर में कि जो डेवलपमेंट है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसके फेजेस होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपने किसी प्रीवियस क्लास में डिटेल से पढ़ा भी होगा। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट बता देता हूं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, हर चीज के डेवलपमेंट का कोई एक तरीका है, उसके फेजेस होंगे। तो मोबाइल एप्लीकेशन में भी, सॉफ्टवेयर में भी डेवलपमेंट के फेजेस हैं। एनालिसिस फेज है, डिजाइन फेज है, और डिजाइन के बाद कोडिंग आती है। डायरेक्ट कोडिंग नहीं होती, कोडिंग के बाद टेस्टिंग है, टेस्टिंग के बाद उसकी डिप्लॉयमेंट आती है। तो अगर डिजाइन फेज में चेंज आती है रिक्वेस्ट, तो वो 3 गुना उसका एक्सपेंस बढ़ सकता है, 3 times। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका नॉर्मल शुरू पे ही रिक्वायरमेंट वो हमारे सामने आ जाती, तो उसका अगर 10,000 लगना था तो अब 30,000 लग सकता है। और अगर ये इंप्लीमेंटेशन के दौरान चेंज रिक्वेस्ट आए तो वो 5 से 10 टाइम्स उसका एक्सपेंस बढ़ जाता है। और अगर ये चेंज आफ्टर रिलीज आए, प्रोडक्ट हमारी रिलीज हो गई है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी लाइब्रेरी के रैक्स की, तो रैक्स बन गए हैं, सॉफ्टवेयर बन गया है, मोबाइल एप्लीकेशन बन गई है, अब उसके बाद चेंज रिक्वेस्ट आई है, तो कॉस्ट 10 to 100 टाइम वो इंक्रीज हो जाएगी। ये एक जनरल सी रिसर्च है, बेशुमार प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिसर्च की जाती है, तो वहां पर जो चेंजेस आई और उनकी वजह से जो डैमेज, जो एक्सपेंस पड़ा, उसका एक एवरेज निकाला होता है। तो लाजमी नहीं है इतना ही हो, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल एक्सपेंस पड़ता है, बहरहाल कॉस्ट पड़ती है चेंज की। 2/3 ऑफ सिस्टम एरर्स आर रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन एरर। ये एक और उसी रिसर्च का एक और रिजल्ट है, उसका बल्कि रेफरेंस यहां पे मुझे देना चाहिए था। तो जो तकरीबन 2/3 यानी कि 66% जो एरर्स हैं सिस्टम के, वो किस वजह से आते हैं? वो रिक्वायरमेंट्स और डिजाइन की वजह से आते हैं। रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट्स चूंकि हमारे सिस्टम के यूजर्स ज्यादा होते हैं। लाइब्रेरी की बात करें, लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स ने भी आना है, टीचर्स ने भी आना है और मैनेजमेंट ने भी आना है। तीनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी। स्टूडेंट चाह रहे होंगे कि ऐसे होनी चाहिए, टीचर्स कुछ और चाह रहे होंगे। मोबाइल ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स के भी कई यूजर्स होंगे, ठीक है। हर यूजर ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स डिफर कर सकती हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स की बेस पे एरर आते हैं तकरीबन 66%, और डिजाइन अगर गलत हो जाए तो उसकी बेस पे भी ये एरर तकरीबन 66% इन 2 रीजन से आते हैं। A careful requirements process doesn't mean there will be no changes later। ऐसा भी नहीं है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सिस्टमैटिकली आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की और उसके बाद कोई चेंज ना आए, ये पॉसिबल नहीं है, ये इसमें कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि इसके बावजूद भी चेंज आए। एवरेज प्रोजेक्ट experiences about 25% changes in the requirement. This accounts for 70 to 80% if the rework of the project। तो तकरीबन 25% चेंजिंग्स आती हैं और 70-80% तक रीवर्क करना भी पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक रियलिटीज हैं जो कि इस चीज को हाईलाइट करती हैं कि रिक्वायरमेंट्स को मुकम्मल तौर पे गैदर करना एट वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट, ये बहुत जरूरी है। जितना आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करने में लेट होते जाएंगे उतना हमें एक्सपेंस पड़ता जाएगा। जाहिर बात है, जो कस्टमर से पड़ेगा तो उनको, लेकिन एक तो हमारी अपनी जो गुडविल है वो भी डिस्टर्ब होगी, वो भी खराब होगी, हमारी अपनी क्या कहते हैं बिस्ती खराब होगी, हमारी अपनी साख भी मुतासर होगी डेवलपमेंट टीम की। क्यों? क्योंकि ये तो टेक्निकल लोग थे ना, जिन्होंने बनवाना है वो तो नॉन टेक्निकल थे, इनको तो बताना चाहिए था
इनको तो गाइड करना चाहिए था कि रिक्वायरमेंट्स अपनी मुकम्मल आप प्रोवाइड करें। अब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी, जो हमारी कंप्लीट और एक्यूरेट रिक्वायरमेंट्स हैं अप टू द स्टैंडर्ड, उसके बेशुमार पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दो पैरामीटर ऐसे हैं, दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक तो कंप्लीटनेस, रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल होनी चाहिए। दूसरी कंसिस्टेंसी, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस की तो बात समझ आती है, कंसिस्टेंसी से क्या मुराद है? कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि अगर एक एप्लीकेशन के डिफरेंट यूजर ग्रुप्स हैं, डिफरेंट लोगों ने यूज करना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स आपस में कंफ्लिक्टिंग हो सकती हैं। वो कंफ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। तो अगर कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो गए तो रिक्वायरमेंट्स कंसिस्टेंट हो जाएगी। इन प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स शुड बी बोथ कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। कंप्लीटनेस क्या है? दे शुड इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल फंक्शनैलिटीज रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई मिसिंग ना हो, कोई चीज भी मिसिंग ना हो, किसी स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट मिसिंग ना हो, कोई खास स्पेशल फंक्शनैलिटी मिसिंग ना हो। देयर शुड बी नो कंफ्लिक्ट और कंट्राडिक्शन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटीज, और उसमें कोई कंट्राडिक्शन भी नहीं होना चाहिए, कोई क्लैश नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ये बड़ी कॉमन सी बात है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अगर इस कायनात में दो खुदा होते, दो रब होते, तो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता, ठीक है। तो उसकी तशरीह के तौर पे कई मुफस्सिर ये कहते हैं कि जी एक कहता कि मैंने इधर बारिश बरसानी है, दूसरा कहता मैंने इधर बरसानी, लेकिन चूंकि है ये एक, अल्लाह ताला की जात वाहिद है, वाहदहू ला शरीक है। सिर्फ अल्लाह ताला ने एक केस रिप्रेजेंट किया कि अगर दो होते तो उनके आपस का तजाद होता। तो ऐसे ही अब हमारे जो एप्लीकेशंस हैं उनको यूज करने वाले यूजर ग्रुप्स, स्टेक होल्डर्स तो ज्यादा हैं, तो उनमें तजाद आना ही आना है, उसको हमने रिजॉल्व करना है। आपकी क्लास है, क्लास की टाइमिंग है, स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्लास का टाइम 2 बजे का होना चाहिए, मैनेजमेंट कहते हैं नहीं जी 3 बजे का होना चाहिए, टीचर कहता 2:30 बजे का होना चाहिए, तो कंट्राडिक्शन आ गया ना। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट से मुराद क्या है? नो कंट्राडिक्शन। उसको यानी कि तीनों एंटिटीज, तीनों स्टेक होल्डर्स बैठे और एक टाइम पे वो इत्तेफाक कर लें। In practice, it is very difficult to produce a complete and consistent requirements document. Impossible नहीं है, difficult है। Requirements engineering, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने सुना है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बेशुमार सब इंजीनियरिंग भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इंजीनियरिंग की डेफिनेशन कोई स्टूडेंट? जी बेटा, मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन इंजीनियरिंग की बता देता हूँ। इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में हो, पहली बात तो ये समझ लें कि ये सॉफ्टवेयर का अपना कॉन्सेप्ट नहीं है। सॉफ्टवेयर तो आई है 19वीं सदी से पहले थे ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो पहले 19 सदियां हैं और उससे भी पहले जमाने में, सदियां तो शुरू हुई ईसा अलैहिस्सलाम से, उससे भी पहले जो सबसे पुरानी इंजीनियरिंग वो है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ने बाकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से ये डेफिनेशंस दी हैं। बहरहाल इंजीनियरिंग कोई भी ऐसा प्रोसेस होगा जो सिस्टमैटिक और क्वांटिफाइएबल होगा। डेवलपमेंट इन सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइएबल वे इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, जिसको एक खास सिस्टम के तहत बनाया जाए, एम ही नहीं, और क्वांटिफाइएबल जिसे कहते हैं कि पूरा नाप तोल के, ठीक है, पूरा नाप तोल के और सिस्टम के तहत बनाना, डेवलप करना चीजों को, ये इंजीनियरिंग कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन अगर उसकी बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड क्वांटिफाइएबल अप्रोच टू डेवलप सॉफ्टवेयर, और यू कैन से टू एनालाइज, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट,
ठीक है, अब आ गया रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ये भी ऐसा प्रोसेस होगा, सिस्टमैटिक और क्वांटिफाइएबल प्रोसेस होगा, जो कि रिक्वायरमेंट्स गैदर करने में हमें एक सिस्टम ऑफर करेगा, हमें क्वांटिफाइएबल अप्रोच ऑफर करेगा। तो सिस्टम क्या है, तरीका क्या है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने का? सबसे पहला स्टेप, ये जो ओवल आपको नजर आ रहे हैं ये एक्टिविटीज हैं। ओवल में क्या है? एक्टिविटीज which we will perform, which software development, mobile application development team will perform। और ये जो रेक्टेंगुलर है ये क्या है? ये प्रोडक्ट्स हैं। हर एक्टिविटी की कोई ना कोई आउटकम होती है, कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है। तो फिजिबिलिटी स्टडी, इसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी। क्या होती है ये आपको बता देता हूं। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन एंड एनालिसिस, इसके सिस्टम मॉडल्स बनेंगे। फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसका यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मॉडल बनेगा। और रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन के बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा। ठीक है, इसको डिटेल में हम आगे देखते हैं। फिजिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? ये सारी वो 5 एक्टिविटीज है हमारी इंपॉर्टेंट। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिबिलिटी? सबसे पहली इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, फिजिबल को उर्दू में क्या कहते हैं? वो तो प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, चांसेस कह सकते हैं। फिजिबिलिटी का मतलब किसी को भी नहीं आता, खुदा ना आ जाए। बेटा फिजिबल का लिटरल मीनिंग होता है मुनासिब, उर्दू में इसको कहेंगे मुनासिब। जब हम कहते हैं कि ये मेरे लिए फिजिबल नहीं है, मतलब ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? हम जब भी कोई हमें प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट आती है कि जी ये प्रोजेक्ट एज अ डेवलपमेंट टीम हमें प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट आई, तो हम उसके ऊपर कुछ स्टडी परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट ये निकालेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए पकड़ना मुनासिब है कि नहीं। ठीक है, वो सारा जो हम एनालिसिस करेंगे, जो स्टडी करेंगे, वो फिजिबिलिटी स्टडी कहलाएगी। और यहां पर फिजिबिलिटी स्टडी में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है कॉस्ट। कॉस्ट से क्या मुराद है कि अगर हम ये प्रोजेक्ट पकड़ते हैं तो हमें कस्टमर क्या पे करेगा और हमें क्या बचेगा। कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रोजेक्ट्स और स्पेशली इन फिजिबिलिटी स्टडी। और दूसरा फैक्टर है टाइम, कि कस्टमर ने कितने टाइम में सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप करवानी है या कोई सिविल इंजीनियरिंग कर कुछ भी करवाना है, और क्या हम उस टाइम में कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, कल को ईद है, आपने कपड़े सिलवाने हैं, दर्जी के पास आप जाते हैं, दर्जी कहता है जी मेरे को तो टाइम ही नहीं आएगा। वो कहता है मेरे लिए फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले प्रोजेक्ट बड़े पड़े हुए हैं और मैं आपका काम नहीं कर सकता, आप लेट हो जाएंगे, आप ईद पे ये सूट नहीं पहन सकेंगे। तो वो कहता है जी मेरे लिए फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आप कहते हैं जी मैंने सूट सिलवाना है तो मैं दूंगा जी 500 रुपये सिलाई। वो कहता टाइम चेंज हो गया है तो सिलाई बढ़ गई है। जी बेटा फिजिबिलिटी स्टडी यूज टू डिसाइड इज प्रोजेक्ट वर्थवाइल, क्या प्रोजेक्ट हमें कुछ देगा इन टर्म्स ऑफ मनी, हमें कोई प्रॉफिट होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। सम टाइम बंदे को माली फायदा नहीं होता, लेकिन उसे पता होता है ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, तो यहां पर ये मैंने अगर प्रोजेक्ट किया तो मुझे फेम मिलेगा, मेरी कंपनी को एक्सपीरियंस बड़ा मिलेगा, पैसा चाहे कम आएगा लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे फेम मिलेगा, या फिर इस तरह के कोई और बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो हमने सिर्फ उसकी वर्थ चेक करनी है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वर्थवाइल है कि नहीं। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यूज, सर्वेज, क्वेश्चनरीज। हम फिजिबिलिटी के लिए चूंकि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट देखनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप पैसा कितना हमें देंगे और टाइम कितना हमें अलाउ करेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए हम इंटरव्यूज करते हैं कस्टमर्स के। जो प्रोप्राइटर है जिसने फंडिंग करनी है उसका, तो डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज करेंगे, सर्वेस करेंगे। डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो हमें इंटरव्यूज ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगर छोटा प्रोजेक्ट है, आप दर्जी को कहते हैं जी सूट, वो कहता है जी मैं नहीं सीना, आप कहते हो नहीं मुझे 4 दिन बाद चाहिए, मैं ईद के बाद शादी पे जाना, कहता फिर ठीक है दे जो अब मैं सी दूंगा।
ठीक है, तो वो आपसे इंटरव्यू कर रहा है, आपसे वो पूछ रहा है। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, अब कहां कहां से इंफॉर्मेशन आनी है, चूंकि हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। मैनेजर्स, जो कंपनी के बिजनेस के मैनेजर्स होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, एंड यूजर्स होंगे, वो सारे उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, गेट करेंगे। अब इसमें इश्यूज क्या क्या आएंगे? फाइनेंशियल बेनिफिट्स को हम देखेंगे, स्केड्यूल टाइम को देखेंगे, टेक्निकल इश्यूज देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई खास टेक्निक, कोई खास टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, स्किल्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए रिक्वायर्ड हैं और हमारे पास नहीं है, ये भी हमने देखना होता है। फिर लीगल इश्यूज, हम जिस रीजन में काम कर रहे हैं, जिस रीजन में हम काम कर रहे हैं उस रीजन में कोई लीगल इशू तो नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में गैम्बलिंग और इस तरह की चीजें वो अलाउ नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में वो अलाउ है, उनकी वेबसाइट्स भी बनी हुई है, यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो लीगल इश्यूज भी देखेंगे। यू शुड बी अवेयर ऑफ द रिस्क, उसमें रिस्क जो इन्वॉल्व है वो भी, उनका भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। इट में सर्व एज द बेसिस फॉर अ बिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। ये जो हमारी फिजिबिलिटी स्टडी होती है ये हमें बिड के लिए हेल्प करती है। कॉन्ट्रैक्ट हमने करना है, हमने हाँ करनी है कि नहीं करनी प्रोजेक्ट के लिए, हमने प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना, उसके लिए ये रोल प्ले करता है फिजिबिलिटी स्टडी। और फिर उसके बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं कि स्टडी के बाद हमें एक रिपोर्ट देंगे, जो टेक्निकल पर्सन स्टडी परफॉर्म कर रहे होंगे वो एंड पे एक रिपोर्ट भी जनरेट करेंगे, कैसे हमें इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियली क्या बेनिफिट होगा, एक्सपीरियंस क्या मिलेगा, हमें टेक्निकल नए स्किल्स क्या सीखने पड़ेंगे, हमारी जो डेवलपमेंट टीम है वो ग्रो करेगी, वो टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, हमारा फेम बढ़ जाएगा। तो उस रिपोर्ट की बेस पे फिर एंड पे बिड की जाती है और उसको ओके किया जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी पहला स्टेप। उसके बाद रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस। अगर फिजिबिलिटी स्टडी के अकॉर्डिंग ग्रीन सिग्नल मिल गया, अब हमने रिक्वायरमेंट्स डिटेल में एलिसिट करनी है। अभी हमने सीधा चीजें देखी थी, जब दर्जी ने कहा ठीक है अगर 4 दिन के बाद चाहिए ठीक है मैं सीता हूं, अब वो पूछेगा कि इस पे स्टाइल कौन सा बनवाना है, इस पे कॉलर लगाना है या बैन बाकी चीजें जो भी होती हैं, इस पे कोई और इशू देखेगा, वो पूछेगा, वो फिर बाद की बातें हैं। अच्छा, इसको हम रिक्वायरमेंट्स डिस्कवरी भी बोलते हैं। रिक्वायरमेंट डिस्कवर करना मतलब ये कि रिक्वायरमेंट्स उगलवाना, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सिस्टम के यूजर्स हैं, उनसे रिक्वायरमेंट्स गेट करना। पता नहीं होता कि ये काम लेकिन बस ये चाहिए कि मोबाइल ऐप चाहिए इस तरह के जी। सम टाइम जो कस्टमर्स हैं, जो प्रोप्राइटर है, जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के लिए, मोबाइल ऐप के लिए, वो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। सम टाइम नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उनको नहीं पता होता हमने रिक्वायरमेंट्स क्या बतानी है, उनको चंद चीजों का, मोटी मोटी चीजों का, एक आध दो का पता होता है। बाकी डेवलपमेंट टीम, टेक्निकल लोग हैं, उनका काम होता है कि रिक्वायरमेंट्स डिस्कवर करें, उनसे इंट्रोड्यूस करें, उनसे इन्वेस्टिगेट करें, उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, वहां पे जाके ऑब्जर्व करें, लोगों से क्वेश्चनरीज फिल करवाएं। ठीक है। और ये पीपल इंटेंसिव प्रोसेस है, लोगों के पास हम जाते हैं। टेक्निकल स्टाफ इन्वॉल्व्स कस्टमर टू फाइंड आउट द एप्लीकेशन डोमेन, द सर्विसेज एंड द सिस्टम ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट। ये सारी चीजें हमने उनसे गैदर करनी है। तो इसमें स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक कहते हैं नफा नुकसान को, ठीक है। और जिस स्टेक होल्डर किसे कहा जाता है? किसी भी बिजनेस, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी सिस्टम के साथ जिस बंदे का नफा या नुकसान अटैच होता है, किसी बंदे को सिस्टम के बन जाने से फायदा होना हो या नुकसान होना हो, तो वो उसका स्टेक होल्डर होगा। ठीक है। जो भी उससे कंसर्निंग बंदा है वो स्टेक होल्डर कहलाएंगे। कौन कौन से स्टेक होल्डर होंगे? एंड यूजर, मैनेजर्स, मेंटेनेंस टीम, ठीक है जी, और इस तरह के सारे लोग, डोमेन एक्सपर्ट्स,
प्रॉब्लम्स इसमें क्या क्या आ सकती हैं? स्टेक होल्डर्स डोंट नो व्हाट दे रियली वांट। स्टेक होल्डर्स मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। जी मेरा बेटा क्यों नहीं? डोमेन एक्सपर्ट जो डेवलपर्स हैं उस डेवलपर्स डोमेन एक्सपर्ट वो हैं जो उस डोमेन के मतलब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन आप बना रहे हैं बैंकिंग सिस्टम पर, तो बैंक सिस्टम को जो जानते हैं वो डोमेन एक्सपर्ट हैं। आप एप्लीकेशन बना रहे हैं कोई फूड चेन के ऊपर, फूड चेन के लिए बना रहे हैं, तो जो उस चेन को जानते हैं। आप एप्लीकेशन बना रहे हैं फिनांस के ऊपर, आप एप्लीकेशन बना रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। अब स्पोर्ट्स उस फील्ड को, उस स्पेसिफिक स्पोर्ट को जो लोग जानते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट। दूसरा, स्टेक होल्डर्स एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट्स इन देयर ओन वर्ड्स। उनको टेक्निकल वर्ड्स का नहीं पता, वो सादा सी पंजाबी उर्दू में बताएंगे। Different stakeholders may have conflicting requirements which we have to settle down, which we have to take them on a consistent requirement. वहां पे वर्क किसने करना है? डेवलपमेंट टीम ने वर्क करना है। डेवलपमेंट टीम के टेक्निकल पर्संस ने अपना रोल प्ले करना है। ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिकल फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस द सिस्टम रिक्वायरमेंट। ये भी, इसके अलावा भी बेशुमार फैक्टर्स हैं। ये चंद चीजें आपको बताई। स्टेक होल्डर्स क्या क्या है? ये सिर्फ एक आपको जनरल टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स बताए हैं, लेकिन जो हमारा यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होगा, जो हमारा मिनी वर्ल्ड होगा, मिनी वर्ल्ड और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कहते हैं उस एनवायरनमेंट को, उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो उसको हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कहेंगे, उस बिजनेस को। तो बिजनेस टू बिजनेस, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर वेरी करेंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट है, एम्प्लॉइज हैं, ऑनर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, कम्युनिटी है। कॉलेज की बात कर लें, वहां पे क्या होगा? ऑनर होगा, प्रिंसिपल होगा, मैनेजमेंट होगी, स्टूडेंट होंगे, टीचर होंगे। इसके अलावा भी कोई एंटिटी आ सकती है। बेटा स्टेक होल्डर सिस्टम, हम सिस्टम किसके लिए बना रहे हैं? किसी बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। उस बिजनेस में जिन जिन लोगों का स्टेक इन्वॉल्व है, जिन जिन लोगों को उस बिजनेस की वजह से फायदा आता है, वो स्टेक होल्डर्स हैं। जो जो उस बिजनेस से मुतल्लिका है, उस कंपनी से, उस कॉलेज से, उस बैंक से, उस मिनी वर्ल्ड से जो लोग मुंसलिक हैं, वो उसके स्टेक होल्डर हैं। इसको इसलिए मिनी वर्ल्ड कहा जाता है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कहा जाता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, अब स्पेसिफाई कर दिया हमने, यहां पे स्पेसिफाई करना है। रिक्वायरमेंट्स गैदर हमने कर ली स्टेक होल्डर से, अब हमने रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज करनी है। जैसे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन होती है, रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली हमने, रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद हमने उनको स्पेसिफाई करना है, फाइनलाइज करना है। इसमें क्या होगा? इट डिस्क्राइब्स द फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है, कोई डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है। एंड द कंस्ट्रेंट्स दैट विल गवर्न इट्स डेवलपमेंट। सिस्टम के फंक्शनैलिटीज, ऑपरेशंस और कंस्ट्रेंट्स जिनके अंडर उस सिस्टम ने ऑपरेट करना है। स्पेसिफिकेशन में ये सारा कुछ बताया जाता है। जी बेटा, जो आपने टेस्टिंग के बारे में पूछा, अगर उसकी बात करें स्पेसिफिकली टेक्निकली, तो टेस्टिंग की बेशुमार टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम के अंदर टेस्टिंग की जाती है, बेशुमार टाइप्स हैं। यूनिट टेस्टिंग होती है, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। फिर जब रिलीज होना सॉफ्टवेयर, उस वक्त भी टेस्टिंग होती है, जिसे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहा जाता है। कस्टमर उसको टेस्ट करता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जाती है। कस्टमर देखता है कि मेरी प्रोडक्ट सही चल रही है कि नहीं चल रही, और उसके बाद वो रिलीज हो गई, डिप्लॉय हो गया, इंस्टॉल हो गई, प्रोडक्ट चलना शुरू हो गई। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है, तब की जो डेवलपमेंट टीम है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो उनको सपोर्ट दे रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि
सॉफ्टवेयर पकड़ाया, पैसे पकड़े या फिर फाइनल पेमेंट पकड़ी और उसके बाद तुसी कौन, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है कि इतनी देर तक इसकी सपोर्ट होगी, इसमें कोई एरर आया, कोई कमी, कोई बेशी, कोई ट्रेनिंग, सारा कुछ वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होती हैं चीजें। अच्छा, स्पेसिफिकेशन इट फॉर्मलाइजेस द इंफॉर्मेशनल, फंक्शनल एंड बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर इन बोथ अ ग्राफिकल एंड टेक्सचुअल फॉर्मेट। तो स्पेसिफिकेशन फेज में हम अपने सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, बिहेवियरल को हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट या क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं। क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल, बिहेवियरल एक ही चीज है। तो इन तमाम चीजों को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिकेशन में और टेक्सचुअल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें नॉर्मल इंग्लिश में रिप्रेजेंट किया जाता है। सिस्टम की स्पेसिफिकेशन, सिस्टम की फाइनल फंक्शनैलिटीज जो डेवलप करनी है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन। लेकिन इसको बिल्कुल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाने से पहले हम एक दफा उन स्पेसिफिकेशन को एक दफा वैलिडेट करते हैं, काउंटर चेक करते हैं, कस्टमर से पूछते हैं, स्टेक होल्डर को बताते हैं, दिखाते हैं कि ये हमने रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज की हैं। डेवलपमेंट टीम खुद आपस में डिस्कस करती है कि ये हमने रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज किए हैं। उसके बाद उसको फाइनल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। वैलिडेशन में क्या होता है? कंसर्न्ड विद डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट द रिक्वायरमेंट्स डिफाइन द सिस्टम दैट द कस्टमर रियली वांट्स। जो कस्टमर रियली वांट करता है, जो उसकी रियल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वही रिक्वायरमेंट्स हमने डिमॉन्स्ट्रेट की हैं कि नहीं? क्या हमारी स्पेसिफिकेशन में वही रिक्वायरमेंट्स हैं? ये वैलिडेट किया जाता है। एज द रिक्वायरमेंट्स आर कॉस्ट आर हाई, सो वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम डिस्कस कर चुके कि जो कॉस्ट ऑफ चेंज है वो हाई है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम रिक्वायरमेंट्स अपनी सही यानी कि गैदर कर लें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फेज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। शॉर्ट में कर रहा हूं थोड़ा। डॉक्यूमेंट क्या है? हमने जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की, वैलिडेट भी कर ली, अब हमने उसका एक फाइनल डॉक्यूमेंट बना देना है। अब वो जो डॉक्यूमेंट फाइनल बनेगा, मिसाल मैं यहाँ पे एक रियल लाइफ की ऐसे निकल आई मुंह से, वो उसी की बात करता हूँ। दर्जी जब आपका सूट आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो सारे सूट की रिक्वायरमेंट्स लिख देगा अपने पेपर के ऊपर या अपने सिस्टम में, ठीक है। और वो लिखने के बाद जो बड़े हाई प्रोफाइल टेलर हैं वो जनाब साइन भी ले लेंगे आपके उसके ऊपर, उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई चेंजिंग कोई करवानी है तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर उसने गलत स्टिच कर दिया तो वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अब वो डॉक्यूमेंट बनेगा, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कस्टमर है, जो प्रोप्राइटर है, जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो डेवलपमेंट टीम है वो साइन कर देंगे कि दीज आर रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम एंड वी आर गोइंग टू डेवलप एट द रेट ऑफ दिस कॉस्ट विद इन दिस टाइम फ्रेम with this functionalities, these functionalities, with these constraints, वो सारा कुछ उसमें लिखा होगा। सर एक क्वेश्चन, इश्यूज आ जाते हैं। आपने अपने सॉफ्टवेयर को रजिस्टर्ड करवाया होगा, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। अगर आपको पता चलता है और उसने आपने उस सॉफ्टवेयर की कॉपी सेल की होगी, एग्रीमेंट होगा, अगर उसने इलीगली उस सॉफ्टवेयर को किसी और कंपनी को सेल कर दिया विदाउट योर प्रायर परमिशन, तो फिर उसके ऊपर आप लीगल कोई केस कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे साइबर जो लॉ है वो एक तो बना हुआ तो है साइबर लॉ। साइबर लॉ के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ आपको बताता चलूं कि अगर आप किसी दूसरे के मोबाइल फोन से विदाउट हिज परमिशन उसका एक सिंगल एसएमएस भी पढ़ लेना तो इसके ऊपर भी आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, लेकिन अच्छी खासी सजा है, 2 साल कुछ इस तरह से उसके ऊपर जुर्माना है अच्छा खासा। आप किसी की ईमेल, किसी का डाटा विदाउट परमिशन डिलीट कर दें, विदाउट परमिशन आप उसको पढ़ लें, आप विदाउट परमिशन उसको डिस्ट्रॉय कर दें, तो ये मिनिमम हम इसको समझते नहीं कोई बात, ठीक है। तो ये सारे इसकी बकायदा हमारे पाकिस्तान के जो साइबर लॉ है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा जी, एट द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड। तहरीरी शक्ल में पूरा एक डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट्स
नेचुरल लैंग्वेज में भी लिखी होंगी और सम टाइम वो थोड़ा सा ग्राफिकल वे में भी वो लिखी होंगी, बनाई गई होंगी। दिस डॉक्यूमेंट इज ड्यूली साइंड बाय डेवलपर्स एज वेल एज कस्टमर्स बिकॉज इफ later on if there is some change from the customer side then he has to pay. अगर if developer is unable to develop that specification फिर developer के ऊपर कुछ जुर्माना होगा। Developers are liable for that specified requirements, वो इसको बनाएंगे। On the other hand if any change request comes from customer he has to pay for that। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स मैं शॉर्ट कर रहा हूं अब थोड़ा सा। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स हैं, यूजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस होती हैं। 3 तरह की मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं और यूजर रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। फंक्शनल वो हैं जो डायरेक्ट फंक्शनैलिटीज हैं, नॉन फंक्शनल जो कि क्वालिटी है। ठीक है, फंक्शनल क्या है? फंक्शनल जो असल में फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और नॉन फंक्शनल क्या है? जो उसकी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। मिसाल के तौर पर अगर वो बंदा कहता है जी मैंने गाड़ी ले ली, अब गाड़ी ले ली, वो गाड़ी का मॉडल है 60, वो 20 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाती नहीं है, साइकिल वाला 60 से उसको ओवरटेक कर जाता है, तो है तो गाड़ी, फंक्शनैलिटी तो है, ठीक है, उसकी बॉडी सही नहीं है, उसका कलर ठीक नहीं है, तो फंक्शनैलिटी तो है, गाड़ी है, लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डेफिशिएंट है, उसकी स्पीड ही नहीं बढ़ती, 20 किलोमीटर से ज्यादा जाती, से ज्यादा जाती नहीं है। ठीक है, तो जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आमतौर पे क्या है? टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, केस लैंग्वेज और डिफरेंट क्वालिटी इश्यूज होते हैं इसमें। उसके बाद है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। सिस्टम रिक्वायरमेंट जो सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जैसे टू गेट अ प्रिसाइज डिटेल्ड एंड कंप्लीट वर्जन यूजर रिक्वायरमेंट्स का यूज्ड बाय डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हाउ टू प्रेजेंट राइट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, नेचुरल लैंग्वेज इज ऑफन यूज्ड। अब जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताने के लिए हम नॉर्मली नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर की, मोबाइल एप्लीकेशन की। क्यों? क्योंकि इसके जो सिस्टम रिक्वायरमेंट का जो यूजर है जिसको हमने ये प्रेजेंट करनी है वो कस्टमर्स हैं। कस्टमर को टेक्निकल टर्म्स का, टेक्निकल डायग्राम्स का पता नहीं होता, हम उसको नेचुरल लैंग्वेज में लिख के बताएंगे कि हमारे सिस्टम की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ये असल में है क्या? ये यूजर रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन की जाती हैं इसमें। तो यूजर को अगर हम कोई डायग्राम बना के दे दें, जैसे आपने कहीं पीछे कोर्सेज में यूएमएल डायग्राम पढ़ी होगी, सिस्टम की कई एक डायग्राम्स है, वो बना के दें, तो कस्टमर तो उनके बारे में नहीं जानता सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो ये इसकी यहां पर बेटा यहां तक हमारा ये कंप्लीट है रिक्वायरमेंट्स। हाँ, टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स, इसमें हमने डिफरेंट इश्यूज देख लिए। अब इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। वजह बेटा एक लाइट चला दें। पिक्चर डाउनलोड करें ना सर, उसके नीचे लिखा था सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। हाँ बिल्कुल सर वो मतलब किस तरह कोड में सब एम्बेड किया था कि मतलब कि ये हमारी इमेज यूज करें तो हमें पता चल जाए कि किस तरह कॉपीराइट